हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे अपने घर पे। अभी तो लॉकडाउन 3 आ गया, 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, आप घर में रहिए, सेफ रहिए। मे बी आपके बेटरमेंट के लिए है और बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी मिले हैं अकॉर्डिंग टू द रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन. So you can see the news and you can watch the news and aware from the news. Now my today's lecture is regarding the course 6. My paper is also gender, school and society. मेरा जो टॉपिक था एजेंसी में ही मैंने फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, है ना, सबके रोल मैंने आप लोग को कराया, मास मीडिया, इवन कल्चर भी करा दिया, आपको रोल ऑफ टीचर भी करा दिया। तो अभी जो मेरा बच रहा है वो लॉ एंड स्टेट बच रहा है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि लॉ एंड स्टेट चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वलिटीज के क्या रोल हैं। ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है अपने स्टेट को बेटर करने के लिए और इनइक्वलिटी को, जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो ये रेनफोर्समिंग जेंडर पैरिटी है, यानी कि लैंगिक समता की जो सुदृढ़ता है, इसके लिए राज्य तथा कानून किस तरीके से अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि व्यक्ति, जैसे अगर हम पहले की बात करते हैं, एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, तो अपने जीवन का जो प्रारंभ हम लोगों ने किया था या स्टार्टिंग की थी, बहुत ही मतलब हम लोग को रहने का ढंग नहीं था, प्रॉपर घर नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थे, बहुत ही मतलब बैड मैनर से रह रहे थे, असभ्य थे, अनसिविलाइज्ड थे, पता भी नहीं था कि लाइफ क्या होती है, उसको कैसे जीते हैं। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उससे संगठित जीवन हम लोगों ने जीना सीख लिया, फिर ग्रुप में रहना सीख लिया, फिर धीरे धीरे चीजें टेक्नोलॉजिकल हुई, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुए, धीरे धीरे चेंजेस हुए। तो ये सब क्या है, इसने मनुष्य को क्या किया, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, इवन प्रारंभ भी किया। अब वो क्या करता है कि वो भोजन भी प्रॉपर अच्छे से कर लेता है, प्रॉपर रहना, खाना पीना, कस्टम, रीति रिवाज, सारी चीजों को प्रॉपर फॉलो भी करता है अपने, है ना, अपने स्टेट में रह के। तो अब अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेट देखते हैं। यहाँ पे स्टेट और लॉ दोनों हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आपका स्टेट आपके लॉज को फॉलो नहीं करेगा तो वो किसी तरीके से भी डेवलप नहीं कर सकता है, अपने आप को इवैल्यूएट भी नहीं कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर एक स्टेट बनाया गया है तो उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, बहुत सारी लेजिस्लेशन प्रॉपर्टी होंगी, बहुत सारे कानून होंगे जो उस स्टेट में रहने वाले नागरिकों को फॉलो ही करना पड़ेगा, है ना। अगर वो फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, अपने स्टेट को और बेटर बना पाएंगे, है। तो हम जो ये पढ़ने वाले हैं लॉ एंड स्टेट, आपको पता है कि ये चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वलिटी की बात करता है। यानी कि जो चैलेंज है जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म करने का, वो कैसे करेंगे इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो स्टेट की मैंने बताया, है ना। तो अब मनुष्य क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी करना चाहता है, अपने आप को बेनिफिट भी कराना चाहता है कि हम हर चीज से बेनिफिट भी हों। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करने के कारण आज की डेट में देखा जाए तो स्टेट भी क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया है। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि उसमें पॉपुलेशन भी है, उसमें उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी है, उसकी खुद की गवर्नमेंट भी है ना, और टेरिटेरियन प्रॉपर्टीज भी हैं। एक तरह से सोवर्जिन देखा जाए तो इंडिया क्या है, सोवर्जिन कंट्री है, प्रभु संपत्ता समतन कंट्री है। ठीक है, इस विषय में अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु हो गए, हॉब्स हो गए, ये सारे फिलोसफर, प्लेटो, लाइक, लॉक, है ना। तो ये जो फिलोसफर थे इनका भी यही मानना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक संविदा के तहत एक तरह का समझौता किया गया, जिसमें क्या किया गया था कि व्यक्तियों को सुरक्षा और उनकी सुनिश्चित की जाए कि अगर वो स्टेट में रह रहे हैं, किसी प्रांत में या जिले में रह रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लॉ बनाया जाए। यही हमारा स्टेट है और यही हमारा लॉ है। तो जो फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी में रह रही है, स्टेट वगैरह रह रही है, अगर करंट टाइम में देखा जाए तो बहुत ही क्या है, सोवर्जिनिटी टाइप की है। ठीक, तो इसलिए हम इसको सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन में या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर सकती है। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, इवन काफी कुछ बताया। ठीक है, तो ये तो था हमारा देखा जाए तो स्टेट, थोड़ा सा स्टेट के बारे में बताया मैंने, इसका इंट्रोडक्शन दिया कि यही सारी बातें मैंने बताई आपको कि ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा था, हॉक ने क्या किया था, लॉब्स ने, ये सारी चीजें। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू इन द सेंस कि टॉपिक थोड़ा लेंदी रहेगा, तो 1-2 यूनिट में नहीं होगा, 1-2 लेक्चर में नहीं होगा, 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि स्टेट क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है लॉज की। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉज एंड स्टेट, या स्टेट एंड लॉज, आप कुछ भी कहिए, राज्य तथा कानून का अर्थ एवं परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैकावर एंड पेज की डेफिनेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू रिटेन नो। तो मैकावर क्या कहते हैं कि स्टेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी निश्चित भूभाग
पर सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है। ठीक है, यह सामान्य नियमों द्वारा व्यवस्था कायम रखता है। तो ये है इनका मैकावर के डेफिनेशन। ठीक है, तो मैकावर का ये कहना है कि जितने ऑर्गेनाइजेशन होते, जैसे स्टेट है तो एक क्या है, एक संस्था है, एक संगठन है जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी नियम है जहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऑर्डर को मेंटेन करते हैं थ्रू द कॉमन लॉ। तो ये कौन कहता है, मैकाइवर कहते हैं। नाउ अनदर डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बुक में है, आप ये जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैंने लिख ली है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बट काफी मीनिंगफुल है। तो इनके हिसाब से क्या है कि जो स्टेट है वो सोवेरिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, जो व्यक्ति रह रहे हैं ना एक डेफिनेट एरिया में। तो देखा जाए तो स्टेट इज सोवेरिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं इनकी डेफिनेशन को कि राज्य एक निश्चित भूभाग में बसे व्यक्तियों का प्रभुता संपन्न राजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल संगठन है। उन्होंने पॉलिटिकल इशू की बात की। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू विल्सन। विल्सन की डेफिनेशन बहुत ही छोटी है बट हाँ काफी इफेक्टिव है एंड इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर हम देखें, स्टेट इज द पीपुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट। तो गिलिन से कुछ ना कुछ मिलती है, बस इनका ये पीपल ऑर्गेनाइजेशन का लॉ है। राज्य एक निश्चित ऐसा जन समूह है जो एक निश्चित प्रदेश में नियम तथा विधि को फॉलो करता है। ये भी क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, जो इंडिविजुअल रह रहे हैं डेफिनेट एरिया में। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल क्या कहते हैं, स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट। यानी कि राज्य एक संपूर्ण, एक तरीके से पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन बिताने वाले परिवार और ग्रामों का संघ है। ठीक है, स्टेट में कौन रहता है, फैमिलीज रहती हैं, बहुत सारी गांव में अपनी बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो डेली अर्न करते हैं, डेली अपना लाइफ को रन कराते हैं, चाहे वो जॉब के थ्रू हो या किसी भी के थ्रू हो। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, इस चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे या गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है कि गवर्नमेंट हमको खाना देगी। ठीक है, वो काम पे डिपेंड है, अपने काम को करके करते हैं। नाउ ये तो थी डेफिनेशन। नाउ कम टू द स्टेट एलिमेंट की बात करते हैं। स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या है या राज्य के तत्व क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि स्टेट है तो स्टेट के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। स्टेट ऐसे तो बन नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, तो स्टेट एलिमेंट अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो राज्य के तत्व में देखा जाए तो आपको पता है कि यहाँ का सिस्टम कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, यानी कि शासन किसके हाथों में होगा, गवर्नमेंट के हाथों में होगा। तो स्टेट बनाने के लिए पॉपुलेशन चाहिए, गवर्नमेंट वहाँ की चाहिए, सोवेरिनिटी होनी चाहिए, और दूसरी चीज आप एरिया, जिस एरिया में रह रहे हो या जिस टेरिटोरियल एरिया में कह सकते हो, सिंपल फॉर्म में कह सकते हो कि अगर हमने स्टेट के एलिमेंट को डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट है हमारी, किस टाइप की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा पॉपुलेशन देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन भी होगी एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, एरिया, टेरिटोरियल का मतलब यहाँ पे एरिया, जैसे अलग अलग स्टेट है तो सबका अपना एक लिमिट एरिया होता है। ठीक, तो जैसे इस एरिया से लेके इस एरिया तक ये स्टेट आता है, इस एरिया से लेके उस एरिया तक ये स्टेट आता है। सबकी सब एरिया की नीड, रिक्वायरमेंट, पॉलिटिकल कंडीशन, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, अलग अलग भी होती हैं। ठीक है, तो जो स्टेट का अपना लिमिट एरिया होता है वो गवर्नमेंट अपने स्टेट के रूल को ही फॉलो करती है, जो पार्लियामेंट से बनकर आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिए हैं। ठीक है, उसके और जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो भी उन नियमों को पालन देती है, करती है। ठीक है, ताकि अपने स्टेट को डेवलप करा सके और जिस एरिया पे वो रहती है। ठीक है, उसके बाहर वो काम नहीं करेगी ना। ये तो था स्टेट ऑफ एलिमेंट। तो पता है आपको पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवेरिनिटी एंड टेरिटोरियल, ये 4 कंपोनेंट तो आपको स्टेट को बनाने के लिए चाहिए। अब देखा जाए तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट। स्टेट की विशेषताएं क्या हैं, तो मैंने आपको बताया कि राज्य क्या है, एक निश्चित भूभाग होता है जिसपे उसका एक अधिकार होता है, यानी कि जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे उसका राइट है। ठीक, और दूसरी चीज जो स्टेट है वो सोवेरिनिटी है। ठीक है, तो इस पे भी बात कर सकते हैं हम कि राज्य प्रभुसत्ता संपन्न है। ठीक, डोमिनेट है, डोमिनेशन टेक है। ठीक है, डोमिनेशन है, डोमिनेशन का मतलब जहां पे वो रह रहा है वहां पे उसको वो डोमिनेट भी करेगा। फिर अगर देखा जाए तो राज्य का जो स्वरूप है वो स्थायी होता है ना। पॉपुलेशन अगर हमारी बढ़ती है या घटती है तो उससे हमें कोई फिक्स नहीं करता है, यानी कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, वो एरिया तो कम नहीं होगा, हाँ वहाँ के पीपल कम होते हैं या बढ़ते हैं, उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राज्य में जो पीपल रह रहे हैं अपने आप को, ठीक, तो उसमें जितने भी लॉज वगैरह बनते हैं उन लॉज को वो फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉलो नहीं करेंगे तो अपने नागरिकता को निभा नहीं पाएंगे। राज्य की प्रगति का मूल्यांकन अगर उनके नागरिक को प्रगति से किया जाएगा
तो वो चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो राज्य के आदर्शों का पालन भी करते हैं और उन्हें करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो स्टेट में, उस एरिया में रह रहे हैं। और जो नियम बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग बनाती है। तो अगर देखा जाए कि मतलब राज्य एक तरीके से एजेंसी का भी काम करती है। स्टेट अगर हम बात करते हैं तो एजेंसी की तरह बात करती है। तो एजेंसी में क्या होता है, सभी को जो समान अधिकार की बात करते हैं, समानता दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि जो ये लॉज बनते हैं या जो ये स्टेट बनाता है लॉज, सभी के लिए एक साथ लागू करता है। अगर वो एक साथ लागू नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, स्ट्रगल हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, और वहां पे स्टेट डेवलप भी नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज भी आ जाएंगे जिसे गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाएगी। तो ये तो एक तरह का कैरेक्टर्स हो गया, 5 कैरेक्टर थे यहाँ पे। एक कैरेक्टर और डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कैरेक्टर में क्या है कि जो प्रत्येक राज्य की, जैसे मैंने बात की कि नीड अलग अलग है, अपने अपने राज्य की अपनी बाउंड्री है, अपनी सोशल समस्याएं हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, है ना, रिलीजन इश्यूज भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इशू भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में बहुत सारे स्टेट है, 29 स्टेट है। तो क्या है, अपनी अपनी सबकी एक लिमिट बाउंड्री है, अपने अपने सब राज्य के सीएम हैं स्टेट वाइज, ठीक है। तो वो अपना अपना काम अपने लेवल पे करते हैं, दूसरों के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और देखा जाए तो हर स्टेट का, हर राज्य का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी पॉलिटिकल व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू कि कहाँ की गवर्नमेंट कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है, किस कल्चर को प्रभावित कर रही है, ठीक है। और उन सब कल्चर को प्रमोट करने के लिए तो अपने क्या क्या लॉज को बना रही है ना, किस किस एजेंसी का प्रयोग कर रही है। ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अगर हम टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ स्टेट, है ना, तो मैं आपको तो पता है स्टेट कैसे बनता है, पॉपुलेशन चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेरिटोरियल एरिया होना चाहिए, सवर्जिनिटी होना चाहिए, 4 कंपोनेंट तो होना ही चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं। तो अगर मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 तरीके के मॉडर्न स्टेट है ना, अगर देखा जाए तो जैसे एक मान लीजिए एक एरिया है, तो वो एरिया गवर्नमेंट के अंडर में है ना। तो प्रत्येक गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां की सरकार डिसाइड करेगी कि उस एरिया में, ठीक है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन करना है। और पर्टिकुलर देखा जाए तो राज्यों का जो क्लासिफिकेशन है या डिवीजन है स्टेट लेवल का, वो पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि वो तत्वों में सभी तरह से समान होते हैं स्टेट, है ना। नाउ अब तो हम थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन मॉडर्न स्टेट में 3 तरह के हैं देखा जाए तो। सबसे पहला है डेमोक्रेटिक, दूसरा है कम्युनिस्टिक और तीसरा है डिक्टोरियल। तो अभी हम पहले थोड़ा सा डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्टिक एंड डिक्टोरियल। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता है कि पावर ऑफ द पीपुल, जहां पे जनता का शासन होगा, वो कैसा राज्य होगा, डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। हमारी इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री एज वेल एज डेमोक्रेटिक स्टेट है। कम्युनिस्टिक स्टेट का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, सभी समाज के लिए, सभी जितने भी राज्य होंगे, सोशलिस्टिक राज्य होंगे, उनके लिए सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि सभी को समान कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है डिक्टोरियल। डिक्टोरियल का मतलब है कि यहाँ पे एक अधिनायकवादी राज्य होगा, यानी कि समझ रहे हैं कि एक ही विचारधारा होगी जो सब पे थोप दी जाएगी, सब पे लाद दी जाएगी, ठीक है। कुछ नागरिक हो सकता है उसका पालन ना करें तो बहुत सारे इश्यूज भी आ सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक में ही अगर आप देखते हैं तो अगर यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री को ही, डेमोक्रेटिक स्टेट को ही हम लोगों ने 2 कैटेगराइज में किया, एक तो यूनिटरी है, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट है ना। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में भी क्या है, पार्लियामेंट्री है, और इसमें भी प्रेसिडेंटियल है। नौ फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटियल। तो सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर, लेकिन उससे पहले हम डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होती है, कम्युनिस्टिक स्टेट क्या होती है, डिक्टोरियल स्टेट क्या होती है, थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है डेमोक्रेटिक स्टेट क्या है। डेमोक्रेटिक स्टेट एक तरीके से देखा जाए तो इसको 2 कैटेगराइज में किया है हमने, यहाँ पे बताया मैंने आपको, एक तो यूनिटरी, दूसरा फेडरल, है ना। तो अगर यूनिटरी की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है कि एक ही शासन व्यवस्था लागू होती है, लेकिन स्टेट को छोटे, जो आपका प्रांत है या जो भी मतलब व्यवस्था चलाई जा रही है, उसके लिए छोटे छोटे राज्यों में डिवीजन कर दिया जाता है उसका, और वहां की नागरिकता सेम होती है, सभी के लिए एक जैसे समान होती है, तथा संविधान द्वारा जो शासन बनाया जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ये तो यूनिटरी में हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फेडरल, तो फेडरल से ही रिलेट हो रहा है कि बहुत सारी यूनियन या एक संघ टाइप का बना रहेगा। तो इस राज्य में क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतों में भी बांट दी जाएगी, प्रांतों में भी उसका रिवीजन कर दिया जाएगा, और दोनों लोग अपने अपने फील्ड में काम करेंगे, चाहे वो रीजनल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। जैसे अगर बात करते हैं हम, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अमेरिका के अलग गवर्नमेंट है, सोवियत संघ के लिए अलग अलग प्रांत गवर्नमेंट है। नाउ हमारा अगला जो है स्टेट है वो सोशलिस्टिक स्टेट है। तो मैंने आपको बताया था सोशलिस्टिक स्टेट है दूसरी स्टेट, ठीक है हमारी। कम्युनिस्टिक मैंने बता दी, डेमोक्रेटिक बता दी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कम्युनिस्टिक स्टेट की। तो कम्युनिस्टिक स्टेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो
जाहिर है नाम से ही लग रहा है आपको क्या है, ये समाजवादी है ना, समाजवादी। तो समाजवादी राज्य में सभी को समान अधिकार दिया जाएगा तथा समान सिस्टम, जो डिवीजन सिस्टम है वो सेम रहेगा, ठीक है। और उसी में उन लोगों को करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे पीपल रह रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर करंट टाइम में देखा जाए तो राज्य का जो मतलब सैद्धांतिक अस्तित्व है ये हो सकता है, लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि हम एक समाज को या स्टेट को एक सेम सिस्टम पर रखकर उसका फेथ हासिल कर सके, ठीक है। तो ये तो है हमारा कम्युनिस्टिक या समाजवादी राज्य, ठीक। इसके बारे में बहुत सारे मार्क्सवाद या प्रिंसिपल रहे हैं सोसाइटी समाजवादी को लेकर, तो ये सोशोलॉजी में डिटेल पढ़ेंगे, आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है। ना थर्ड वन है हमारा डिक्टोरियल। तो ठीक है, डिक्टोरियल स्टेट में अधिनायकवादी राज्य का मतलब है कि यहाँ पे जो विचारधारा होगी, ठीक है, ये सेम होगी, किसके लिए, सबके लिए सेम होगी। तो उसमें क्या करेंगे, अधिनायकवादी राज्य में एक विचारधारा जो रहेगी शासन के द्वारा सब पे थोप दी जाएगी, जिसका पालन जो समाज में लोग सदस्य रह रहे हैं उनको फॉलो ही करना पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो सोशली हो, सबका जो कंट्रोल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, केंद्र के हाथ में होगा, जो वहाँ की सरकार होगी, ठीक है। किसी प्रकार के विरोध के अगर स्वर में बात की जाए तो इसके लिए सबको लिए फोकस फोर्सफुली दिया जाता है, ठीक है। अगर मेरा ये थॉट है, यहाँ पे कोई रहना चाह रहा, मेरा ये थॉट है, तो हमने सब पे थोप दिया है, अगर उसको जनता मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो भी ठीक है, उनके वेलविशर की बात नहीं की जाएगी। अगर वर्तमान में इस तरह की तानाशाही की बात की जाए तो ये क्या है, ये बहुत ही मतलब बैड टाइप का कम्युनिकेशन है बिटवीन द पीपल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। इंडिया में नहीं है ये स्टेट, ठीक है। इंडिया में डेमोक्रेटिक स्टेट टाइप की कंट्री है, और डेमोक्रेटिक स्टेट भी है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि आपके पास पावर है, आप वोट दे सकते हो, अपनी जनता को खुद चूज कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, हर तरह से जो भी आपके लीडर हैं, पीएम सीएम वॉटेवर, जो भी आपके पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको चुनने का आपको पूरा राइट है फॉर गिविंग द वोट। तो आप वोट भी करिए, ठीक है, और अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं आप उसके लिए फ्री हैं, ठीक है। और आप अपने वोट को गोपनीय भी रख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है किसी से कि हाँ हम इनको देकर आए हैं या इनको करके आए हैं, ठीक। ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। दैट इज मोर अबाउट द स्टेट। अभी मैंने थोड़ा यहाँ पे स्टेट के बारे में बता दिया। ये टॉपिक मैंने बोला कि एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, 3 या 4 लेक्चर लग जाएंगे। तो आई होप आपको स्टेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सेकेंड लेक्चर विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Signing off, Archana Sharma. Please like, share, subscribe my channel. Learn with concept. Thank you.